गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल और दर्पण कौन से महीने की है? ये अप्रैल की है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट। पहला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा। इस समय फ्रांस गए और फ्रांस के बाद अमेरिका भी गए थे। फ्रांस की यात्रा पर तो यहाँ फ्रांस गए हैं। फ्रांस के बाद कहाँ गए हैं? पहली बात तो ये फ्रांस गए, फ्रांस के बाद अमेरिका गए, तो दो न्यूज़ हो गई। ठीक है, फ्रांस यूरोप में है, यूएसए तो आप जानते ही हैं, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, अब ये गए तो वहाँ पर जो मुख्य बातें हुई वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो वहाँ पर गए तो इन्होंने दो जगहों का जो दौरा भी किया। एक का नाम मजार ग्यूज, मजार ग्यूज समाधि स्थल है, उसका दौरा किया। ये किसका समाधि स्थल है ये हमें पता होना चाहिए। लोकेशन फ्रांस में ही है, क्योंकि फ्रांस गए हुए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जिन भारतीयों ने अपनी प्राणों की आहुति दी वो स्थल है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनका स्थल है। और एक और जगह गए थे जिसका नाम है ITER, यहाँ पर भी गए थे। ITER क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। यहाँ आपको ध्यान देने बात योग्य ये है कि है क्या ये रिएक्टर है, प्रायोगिक रूप से किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो रिएक्टर है, तो रिएक्टर कौन सा रिएक्टर है? हम लोग जानते हैं जिसमें नाभिकीय क्रियाएं जो होती हैं, दो प्रकार के होते हैं रिएक्टर, एक नाभिकीय विखंडन और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित रिएक्टर है, नाभिकीय संलयन पर आधारित ये प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ फ्यूल क्या होगा जब नाभिकीय संलयन होता है? तो ईंधन के रूप में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, 1s2 एंड 1s3, ये साइंटिफिक नेम है केमिस्ट्री के। ये ट्रिटियम का नाम हो गया और ये ड्यूटेरियम का हो गया। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं दोनों। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके प्रयोग किया जा रहा है ईंधन के रूप में इस रिएक्टर में, नाभिकीय संलयन में, और इससे ऊर्जा बनाई जाएगी। तो ये है फ्रांस में, आपको याद होना चाहिए कहाँ है, फ्रांस में है। इंटरनेशनल है तो इसमें कई देशों का सहयोग है। तो सहयोगी देश कौन से हैं?
सहयोगी देश तो एक तो यूरोपियन यूनियन पूरा खुद ही है। पार्टिसिपेंट मेंबर कौन कौन से हैं? दूसरा अमेरिका, इसके अलावा सब एशिया के हैं। एक रूस हो गया, रूस के नीचे आपका चीन है, चीन के जस्ट साइड में आपका कोरिया है, साउथ कोरिया, नॉर्थ नहीं, साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया, और उसी के साथ आपका जापान है। और भारतीय प्रधानमंत्री देखने गए ही थे तो भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, तो इतने इसके मेंबर हो गए जो इसको बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अभी इसका प्रयोग हुआ नहीं है सफल। इसके बारे में एक और बात जाननी आवश्यक क्या है, एक मशीन होती है टोकामैक, टोकामैक, इसी के अंदर प्रयोग होगा जो प्लाज्मा को स्टोर करने का काम करती है। उसका नाम है टोकामैक। भारत ने बनाया है, उसका नाम है आदित्य टोकामैक। टोकामैक इंस्ट्रूमेंट है जो भारत ने बनाया, उसका नाम आदित्य टोकामैक। चीन ने एक बनाया है जो प्लाज्मा का स्टोर कर ले रहा है, लगभग 1000 सेकंड तक स्टोर किया है उसने। ये भी रिसेंट का प्रयोग है लगभग। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि यहाँ जब नाभ की संलयन क्रिया होती है तो इसके लिए करवाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर, जैसे कि सूर्य में नाभ की संलयन क्रिया होती है तो तापमान बहुत उच्च चाहिए होता है, तो उतना उच्च तापमान बनाए रखना वो बहुत बड़ी दुरूह काम है। यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और देखा। नेक्स्ट क्या किया वहाँ पर, फ्रांस हमारा क्या है, एक अच्छा पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर, अच्छा पार्टनर या डिफेंस अच्छा भागीदार है। किस मामले में, कैसे कह सकते हैं, इसके दो एग्जाम्पल हमारे पास तो हैं ही कम से कम। राफेल हमने ये फ्रांस से खरीदे और पनडुब्बी हम वहाँ से लेते हैं, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी। राफेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, खूब न्यूज में रहा। राफेल क्या है, एयरक्राफ्ट है। ये हमको कुछ मिल भी गए हैं। स्कॉर्पियन पनडुब्बी पानी में डूबे डूबे जो चलती है, जैसे ये पानी हो गया, तो आपने देखा होगा इनका ये आकार कुछ ऐसा होता है, पानी के नीचे रहती है। तो ये काफ़ी पानी के नीचे निकला रहता है, बाहर रहता है, जब बाहर आती है तो ऐसा दिखाई पड़ता है। तो समुद्र में रहती हैं, जो हमारी जो नेवी होती है उसके पास होती है, उसके भारत की, और रक्षा का काम करती है। हमारी जो नेवल फोर्स होती है, समुद्र से रक्षा। यहाँ पर एक और घटना घटित हुई थी पेरिस में गए थे। पेरिस में एक समिट हुई है, एआई एक्शन समिट, मैं यही लिख दे रहा हूँ, एआई एक्शन, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। समिट कहाँ हुई, पेरिस में ही हुई, 2025। और सह अध्यक्षता भारत भी रहा इसमें, अध्यक्षता फ्रांस ने की, सह अध्यक्ष भारत रहा, सह अध्यक्ष। एआई एक्शन समिट, एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जब मशीनें अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके कुछ काम करती हैं।
इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रियल लाइफ में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका एआई समिट जो वहाँ पर हुई थी वो इससे पहले 2024 में, ये तो 25 को हो गया, नोट में करके लिख लिए, हो सकता पूछ लिए। 2024 वाली जो समिट हुई थी वो कहाँ हुई? 2024 की समिट एआई एक्शन की वो हुई सियोल में। सियोल कहाँ है? साउथ कोरिया की राजधानी है, दक्षिण कोरिया की राजधानी। ठीक है, ये एआई एक्शन समिट हुई जिसमें भारत ने किस पे जोड़ दिया? ग्लोबल साउथ को भी एआई का जो लाभ है वो मिलना चाहिए, इस बात पर भारत ने जोड़ दिया। और एक बात आती है कि जब एआई आएगा तो उससे रोजगार खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब तक जितनी बार टेक्नोलॉजी आई है नए नए अवसर के रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। नेक्स्ट अब अगला है अमेरिका की यात्रा। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे। फ्रांस गए, फ्रांस के बाद अमेरिका। कभी कभी रूट पूछ लिया जाता है कौन कौन से रूट से गए, इसलिए आपको पता होना चाहिए, पहले फ्रांस, देयर आफ्टर अमेरिका। अमेरिका की यात्रा पर गए तो अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं वहाँ पर? प्रेसिडेंट चुने गए डोनाल्ड ट्रंप। ये दोबारा बने हैं राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन बना है? वांस करके नाम है, ये उपराष्ट्रपति बने हैं वहीं पर। तो अमेरिका गए तो अमेरिका में जो मुख्य बातें हुई वो, हम जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऑफिस का क्या नाम है, इस प्रेसिडेंट के ऑफिस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ओवल, OVAL, याद रखेंगे। वहाँ पर एक समझौता हुआ है US इंडिया कॉम्पैक्ट, US इंडिया कॉम्पैक्ट। ये क्या है? US इंडिया तो क्लियर है, कॉम्पैक्ट क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, कैटलाइजिंग कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, डबल P है, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सिलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। एक्सिलरेटेड कॉमर्स एंड, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लें तो आप याद रखेंगे, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सिलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए हमारा अमेरिका भी डिफेंस पार्टनर है, तो हम वहाँ से क्या क्या खरीदते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों उस पर निर्भर हैं। तो हमारा डिफेंस पार्टनर है, इस यहाँ से हम जो परचेज करते हैं जैसे C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा आपका
C-17 ग्लोबमास्टर, C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट है। चिनूक, ये जो एयरक्राफ्ट है जिसने भारत में, जिसमें खरीदा है, भारत में यूज़ कर रहा है, तो हमने यहीं से खरीद कर हम यूज़ कर रहे हैं। अभी आगे हम जो खरीदना चाहते हैं, जिसमें भारत की इच्छा है, F-35 फाइटर जेट। ये भारत खरीदना चाहता है इसको, इसलिए हमारे लिए यहाँ ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, अमेरिका में जो ट्रम्प साहब आए चुनकर, तो उनकी एक पॉलिसी थी मागा, MAGA। डोनाल्ड ट्रम्प। तो मागा क्या है? मागा कुछ नहीं है, मेक अमेरिका, M फॉर मेक, A फॉर अमेरिका, G फॉर ग्रेट, A फॉर अगेन, MAGA। इसी में संशोधन करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने मागा को मीगा कर दिया है। मीगा क्या होगा? मेक सब कुछ सेम है, I फॉर इंडिया हो गया है, मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन। भारतीय प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा है, भारतीय PM ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है, हमारा उद्देश्य मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और पाकिस्तान का है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो दोनों मिलकर काम करेंगे इस विजन पर आगे। यहाँ पर अगर हमें देखना है अमेरिका के साथ में हमारे जो रिश्ते चल रहे हैं वो कैसे हैं, तो कुछ चीज़ों को हम यहाँ नोट कर सकते हैं। तो हमारे जो इश्यूज़ हैं अमेरिका के साथ में, एक तो इमिग्रेशन वाला इशू है, भारतीयों की अमेरिका में घुसपैठी, अप्रवासी गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डंकी मार के जाते हैं। भारतीय अप्रवासी वो एक इशू है। F-35 अमेरिका बेचना चाहता है, वो है। तेल और गैस की आपूर्ति, तेल एंड गैस भारत खरीदे उनके घर से, ऐसा उनका मानना है। प्लस रिएक्टर के निर्माण पर सहमति, छोटे मोटे रिएक्टर जो भी है उस पर। अभी भारत ने भी घोषणा की है बजट में कि हम स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे, ये बजट में किया हुआ है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कैपेसिटी 200, ठीक है, और 4 या 5 हम लोग बना लेंगे, 2032 तक 5 बनाने का टारगेट रखा गया है। तो ये उसके साथ हमारे जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं। एक जो बहुत जो 2 संगठन है, एक है I2U2, जिसमें कौन कौन शामिल है, आई ये 2 है, U2 कौन कौन शामिल है, 2 आई, एक आई फॉर इंडिया, दूसरा इजराइल, और 2 यू, एक संयुक्त अरब अमीरात और एक अमेरिका, U फॉर USA, और दूसरा है U फॉर UAE। तो इस तरह I2U2 बन गया। ये संगठन है 4 देशों का। नेक्स्ट है, एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, IMEC, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया
मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर। ये एक बैठक में डिसाइड हुआ था, भारत और यूरोप के बीच में कॉरिडोर बनाया जाएगा। आई फॉर इंडिया, एम फॉर मिडिल ईस्ट, ई फॉर यूरोप, सी फॉर कॉरिडोर। तो भारत से लेकर यूरोप तक कॉरिडोर बनाना था। इस कॉरिडोर में क्या है, जल और स्थल दोनों शामिल हैं। अगर जल और स्थल से होते हुए जाएगा, जहाँ जल है वहाँ जल से, नहीं तो स्थल से जुड़ा जाएगा। स्थल से मतलब आप रोड बनाई जाएगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं उसके साथ में। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 25। ये भी जारी हुई है रिपोर्ट, पहली बात, लेकिन है रिपोर्ट 2024 की, ठीक है। तो 2025 में जो रिपोर्ट ये जारी हुई है फैम में, कौन जारी करता है? जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये कौन है? जर्मनी की संस्था है, जर्मनी का एनजीओ, अंतरराष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था है, जर्मनी की गैर सरकारी संस्था है, सरकारी नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है यहाँ पर, ठीक। तो जर्मनी की गैर सरकारी संस्था एनजीओ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। चूंकि इंडेक्स है, सूचकांक है, तो उसका बेसिस क्या होगा, कुछ अंक देता होगा हर देश को। तो ये अंक देता है 0 से 100 तक, सूचकांक है इसका। तो अब इसको मापेंगे कैसे, 0 से 100 तक देता है, और कुछ इसके बेस होते हैं, मानक। उन मानकों के आधार पर ये स्कोर मिलता है 0 से 100 तक का, और उसके आधार पर तय होता है कौन कितना करप्टेड देश है। जैसे अगर इसको हम ऐसे कर लें, स्केल को 0 यहाँ पर और बढ़ते हुए 100 तक गए, तो जो 0 पाएगा वो सबसे ज़्यादा करप्टेड है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश होगा। और जो 100 पर होगा वो सबसे कम भ्रष्ट होगा। सबसे कम भ्रष्ट मतलब ज़्यादा ईमानदार। तो आप लोग समझ गए होंगे ये स्केल कैसे काम करती है 0 से 100 के बीच में। कि आपको कितने नंबर मिले उसके आधार पर आप तय कर लीजिए कि आप ज़्यादा ईमानदार हैं कि ज़्यादा भ्रष्ट हैं, ठीक। प्रतिवर्ष जारी करता है यह रिपोर्ट। तो जो सबसे कम भ्रष्ट वाले देश हैं, इनकी सूची में पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर है डेनमार्क। पहला नंबर है डेनमार्क का। डेनमार्क लगातार 7वें वर्ष पहले नंबर पर है, मतलब ये पहले नंबर पर ही रहता है ईमानदारी में। दूसरा नंबर है फिनलैंड। तीसरा नंबर है सिंगापुर। सिंगापुर भी ऊपर ही रहता है, तो याद कर लेंगे नंबर, तो हर वर्ष लगभग यही देश रहते हैं ऊपर नीचे। चौथा नंबर है न्यूजीलैंड। ये सबसे कम भ्रष्ट वाले देश हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट
सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देशों की सूची में है 180 देशों का सूचकांक जारी किया है। कितने देशों का? 180 याद रखेंगे। तो 180 नंबर पर कौन है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट? 180 नंबर पर दक्षिणी सूडान, 179 नंबर पर सोमालिया। तीन तीन देश तो कम से कम याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी सीरीज पूछ ली जाती है। तो 178 पर कौन है? वेनेजुएला। वन 177 इस पर है सीरिया। तो ये देश हो गए। अब हम कहाँ पर हैं वो देख लेते हैं। भारत की रैंकिंग है 96। भारत कौन से नंबर पर है? 96 नंबर पर है। भारत से आगे और भारत से पीछे कौन है? जैसे पड़ोसी देशों की हम बात करते हैं तो श्रीलंका, नेपाल, उनकी स्थिति भारत से और भी खराब है। भारत से बेहतर स्थिति में है सिर्फ दो देश, भूटान और चीन। भूटान भारत से बेहतर स्थिति में है और चीन 76 नंबर पर। तो भारत वाला याद रखेंगे। भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? भारत को 96 प्राप्त हुई। आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये बहुत पीछे हैं भारत से। भारत से बेहतर दो याद रखेंगे, बाकी लोगों को पीछे कर देंगे। ठीक है। तो भूटान का 18 नंबर है, चीन का 76वां नंबर पर है। नेपाल वगैरह, पाकिस्तान चलिए लिख देते हैं। पाकिस्तान 135 रैंक है उसकी, 135। ठीक है। तो डेनमार्क लगातार सबसे कम भ्रष्ट देश बना हुआ है पिछले 6-7 सालों से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कतर के अमीर इस यात्रा पर थे भारत की। कतर के अमीर भारत यात्रा पर। कतर एक गल्फ कंट्री है। अगर आप लोगों को मैप याद होगा तो मैं बना देता हूँ। ये भारत ने बनाया। ये यहाँ पर कतर पड़ेगा। ठीक है। तो भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा पर आए तो इन्हें क्या भारतीय सम्मान दिया गया, जो भी है। तो इनके साथ जो हमारे संबंध हैं उसको हमने इम्प्रोवाइज किया गया है, उनको रणनीतिक स्तर का दर्जा दे दिया गया है। स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप, संबंधों को रणनीतिक संबंधों तक पहुंचा दिया गया है। दूसरा, तो जो रणनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं के लिए हमने समझौता कर लिया है भारत के कतर के साथ संबंध कैसे होंगे, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, कॉपरेशन और अधिक बढ़ जाता है, बायलैटरल टाइज जो होते हैं। तो यहाँ पर एक बात, GCC है, इसके कितने मेंबर हैं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें 6 देश हैं। कितने देश हैं? 6 देश शामिल हैं। तो 5 देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध हो चुके हैं। कौन किसके साथ नहीं हुए? केवल बहरीन के साथ नहीं हुए। तो 6 देश कौन कौन से हैं? एक तो सऊदी अरब, दूसरा यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात,
इसके बाद ओमान, कुवैत। तो इन पांचों के साथ भारत के संबंध हो गए हैं रणनीतिक। बचा कौन? बहरीन। बहरीन के साथ नहीं हुए हैं अभी। ठीक। इसके अलावा हमें जो कतर के बारे में 3 बातें और जाननी जरूरी हैं। वो क्या है? कतर की आबादी कितनी है? कतर की आबादी है मात्र 29 लाख कुल आबादी। इस 29 लाख में 8 लाख भारतीय हैं। ये हमारे लिए आवश्यक है। 8 लाख भारतीय प्रवासी हैं। 8 लाख प्रवासी भारतीय हैं। ये है हमारी स्ट्रेंथ। जो उनकी जनसंख्या का कितना हो जाएगा? लगभग 25% से अधिक है। मोटा मोटा मान रहे हैं 25% लगभग हैं। इसलिए भी आवश्यक है ये। दूसरा, भारत की ऊर्जा की आपूर्ति करता है, एनर्जी सप्लायर है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। ऊर्जा सुरक्षा में LNG सप्लाई करता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये 2 इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब भारतीय जो प्रवासी रहते हैं, यहाँ से क्या आता है? रेमिटेंस आता है हमें। रेमिटेंस मतलब ये लोग वहाँ जब काम करते हैं तो जो कमाते हैं पैसा वो भारत भेजते हैं, तो वही भारत की आय का हिस्सा बनता है। ठीक। अब नेक्स्ट है हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन ये कौन सा सम्मेलन होगा? 8वां। किसने आयोजित किया है? इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ? मस्कट में। कहाँ हुआ? मस्कट। मस्कट कहाँ की राजधानी है? ओमान की। ओमान क्या है? ओमान फिर एक गल्फ कंट्री है जिसका मैप ये होगा आपका अफ्रीका, ये इंडिया हो गया, तो आपको ओमान यहाँ पड़ेगा। ठीक है, ये ओमान पड़ेगा यहाँ पे। वहीं पर आयोजित हुआ हिंद महासागर सम्मेलन 8वां। इसकी थीम क्या थी? थीम का मतलब विषय क्या था जिस पर चर्चा की गई? थीम थी समुद्री साझेदारी के समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, के नए क्षितिज की यात्राएं। थीम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि थीम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। थीम और कहाँ हुआ है? ये मस्कट में हुआ है। तो हिंद महासागर भारत के लिए भी आवश्यक है। ये हो आपका, ये सारा हिंद महासागर का हिस्सा तो है। ये सारा हिंद महासागर यहाँ पे होगा। तो हिंद महासागर इस पूरे क्षेत्र के जो लगे हुए तटवर्ती देश हैं उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे रिसोर्स मिलते हैं हमें। रिसोर्स में आपको एनर्जी रिसोर्स, मेटल्स, व्यापार के लिए
व्यापार के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब यहाँ से कोई जहाज गुजरना चाहे तो आसानी से गुजर सके, कोई रोके ना। ये सेफ हो, यहाँ से जब जहाज गुजरे तो सुरक्षित तरीके से गुजरे, क्योंकि पायरेसी होती है, डाकुओं के द्वारा हमला कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ से मिलते हैं, मेटल्स मिलती हैं, ऊर्जा जनरेट करते हैं हम लोग वेव एनर्जी से। एक पॉलिसी है यहाँ पर सागर, ये भारत की जो पॉलिसी है सागर, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। सागर स्टैंड्स फॉर, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब इस पूरे क्षेत्र में विकास और समृद्धि और सुरक्षा इंश्योर करना इस पॉलिसी का उद्देश्य है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अच्छा, जो ये 8वां जो है सम्मेलन हुआ है, इसके पहले अगर हम देखते हैं तो 2016 में पहला सम्मेलन कब हुआ था, इसका पहला सम्मेलन हुआ था 2016 में। 16 में कहाँ हुआ था, सिंगापुर में। 16 में जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। 17 में जो हुआ वो कहाँ हुआ, कोलंबो में। 17 वाला कोलंबो में हुआ। 2017 कोलंबो। इसी के साथ हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।